हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। जब भी आप कोई मार्केट में या फिर ऑनलाइन नया फोन खरीदते हो तो आप क्या देखते हो? उस फोन की स्पेसिफिकेशंस, उसमें कौन सा प्रोसेसर है, उसमें कितने कैमरास हैं, कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं, आपकी डिस्प्ले कैसी है, आपकी बैटरी कैसी है। आपको देखने को मिलता है इतने घंटे का बैटरी बैकअप है या फिर इतने घंटे का वीडियो प्लेबैक है या फिर जो भी आपका प्रोसेसर है उसकी फ्रीक्वेंसी इतने गीगाहर्ट्ज की है। अगर आप थोड़ा सा मिड रेंज से ऊपर जा रहे हो तो आपके फोन में आईपी रेटिंग है या फिर नहीं है, या फिर आपके फोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी पे इंडियंस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग मोस्टली 90% इंडियंस टेम्पर्ड ग्लास और कवर लगा के अपना फोन चलाते हैं। तो ये सारी चीजें आखिर एक कंपनी आपको बताती कैसे है, या फिर जो कंपनी आपको बताती है क्या आपको उस पर भरोसा करना चाहिए? वेल, आज की वीडियो में हम इसी बात का जवाब ढूंढेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपनी लिस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर में अगर हम बात करें तो हम नापते हैं सिर्फ और सिर्फ गीगाहर्ट्ज, मतलब कि उस प्रोसेसर के काम करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा। एक बात और ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा वो हीट भी जनरेट करेगा और उतना ही ज्यादा आपकी बैटरी भी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज की कि वो आपको ये नंबर कैसे देते हैं कि हमारे फोन में जो 865 है या 888 जो अभी आया है नया, या फिर एप्पल का जो बायोनिक चिप होते हैं A14, ये लोग कैसे बताते हैं कि हमारा एक कोर इतनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, बाकी जो कोर्स हैं वो इतनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, ये आपको कैसे बताया जाता है? ये चीजें करी जाती हैं आपके मदरबोर्ड पर, और ये चीज करी जाती है मास प्रोडक्शन से पहले। आपकी जो चिप है वो जो भी रिसर्चर है या डेवलपर है, जो भी R&D टीम है, उनके पास वो चिप एक बनकर गई। उसके बाद उन्हें ये देखना है कि जो अभी हमारी बैटरीज वगैरह है, मतलब कितनी बैटरी होनी चाहिए, वो कितना बैकअप देनी चाहिए, ये सारी चीजें कैलिब्रेट होने के बाद एक नंबर निकल कर आता है कि हमें इस प्रोसेसर से इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब वो लोग क्या करते हैं, एक खुली प्लेट के ऊपर आपका जो कमरे का एनवायरनमेंट होता है वहां का 18 से 20 डिग्री के आसपास रहता है, उस टेम्परेचर में, उतने ठंडे एटमॉस्फेयर में उस प्लेट के ऊपर प्रोसेसर को लगाया जाता है। और उसके बाद कंपनी अपना जो सीपीयू टेस्ट होती है, अपना जो सीपीयू बेंचमार्क होती है, जिसमें आपका सीपीयू फुल लोड तक जाता है, वहां पर वो लोग उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर करीब एक दिन तक, मतलब पूरे 24 घंटे तक उसी रूम में, उसने ही 18 से 20 डिग्री के टेम्परेचर में चलाया जाता है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि कब आपकी कोई भी एक सिंगल कोर कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर गई है। अब सीपीयू को मैक्सिमम चलाने का हमारा मतलब ये है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हमारा सीपीयू हैंडल कर सकता है, उसे पूरे जितना भी इंस्ट्रक्शन वो हैंडल कर सकता है, सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वो फुल लोड, मतलब 100% लोड पर 24 घंटे तक चलाया जाता है। और इसके बाद जब आपकी R&D टीम को वो नंबर मिल जाता है, जितनी या तो कंपनी ने डिमांड करी है या फिर जितनी उसे चाहिए, वो उसे जब मिल जाता है तो वो चीज मास प्रोडक्शन के लिए भेज दी जाती है कि हाँ भैया ये चिप रेडी है, अब आप इसको मास प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी नापी जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही नापी जाती है। और एक बात, अगर आपने मेरी फैब लैब वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि सेम यील्डिंग की चिप बनानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब सेम स्नैपड्रैगन का 888 जो प्रोसेसर है, तो मान लो स्नैपड्रैगन ऐसे 1 करोड़ प्रोसेसर बनाती है, तो उस 1 करोड़ में से 1 या 1.5 लाख प्रोसेसर ऐसे होंगे जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, और बिल्कुल उतने ही नंबर के, मतलब 1-1.5 लाख के आसपास ऐसे भी प्रोसेसर्स होंगे जो बिल्कुल जो बेंचमार्क है उससे थोड़ा सा नीचे चलेंगे, 19-20 का अंतर होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं सिलिकॉन की वजह से। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो जाननी है तो आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका प्रोसेसर है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंपनी मापती है और डब्बे पर लिख देती है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बात आती है डिस्प्लेस की, और डिस्प्लेस में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले हमारी सीधी ये डिस्प्ले है। इसमें कंपनी को सबसे पहले ये तय करना होता है कि इस लाइन में, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फुल एचडी की डिस्प्ले है तो यहाँ पर हमारे 1920 पिक्सल्स होंगे, और ये लाइन जो एक लाइन है, ऐसी कितनी लाइन होंगी इस पूरे, मतलब इतने एरिया में कितनी लाइन होंगी। तो अगर ये फुल एचडी है तो यहाँ पर 1080 लाइन्स होंगी, मतलब 1080 लाइन्स होंगी 1920 पिक्सल्स की। तो सबसे पहले कंपनी ये देख लेती है कि हाँ भाई, तो वहां पर उतने पिक्सल्स लग गए, पहला काम हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें वो आती है उस डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी, उसका जो ब्राइटनेस है, मतलब वो कितनी ज्यादा ब्राइट हो सकती है, और क्योंकि हम मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से जो उसका टच रिस्पॉन्स है वो कैसा है। तो एक डिस्प्ले के अंदर ये तीनों चीजें अच्छे तरीके से देखी जाती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डिस्प्ले को सबसे ज्यादा अच्छी बनाती है, वो है उसकी ब्राइटनेस और उसकी कलर एक्यूरेसी।
अगर ये दोनों चीज मिल जाती हैं तो आपका टच रिस्पॉन्स अगर बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है तो भी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए या डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आप जो अच्छी डिस्प्ले है उसको प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन टू आपके टच रिस्पॉन्स। अनलेस अगर आप एक गेमर हो तो आपकी डिस्प्ले क्वालिटी कलर कैसा भी दिखा रहा हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे ही आप टच करो बहुत अच्छे से उसको रजिस्टर करना चाहिए हर बार। तो अब कलर एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे तरीकों से करी जाती है, लेकिन जो कंपनीज करती हैं वो आंखों से देख के तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करती। तो वो क्या करती हैं, अगर आपको पता हो जितने भी हमारे डिजिटल स्क्रीन पे कलर्स होते हैं उनका एक कोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कलर है, इसका ये कोड है। अब अगर आप किसी भी डिस्प्ले पर ये कोड के नाम से अगर कलर को सर्च करोगे तो आपको यही कलर मिलेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ कलर्स लेती हैं जो भी उन्हें चाहिए होता है, उसके कोड्स को वो लोग डालते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी जो आपका एक एक्सटर्नल डिवाइस आता है जो कि डिस्प्ले के बाहर उस कलर को देखेगा, तो वो चीज डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल ऐसे करके चिपका हुआ होता है। तो इसके बाद जो भी उस डिस्प्ले के अंदर कलर दिखाया जाता है उस कलर को वो डिवाइस कैप्चर करेगा, और जो कोड आपके फोन के अंदर दिखाया गया है, मतलब जैसे ये वाला कोड है इस कलर का, तो जब वो डिवाइस अगर सेम कोड रजिस्टर कर लेता है जो उसने देखा वो भी वही कोड है, तो इसका मतलब आपकी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये एक कलर के लिए नहीं करा जाता, मतलब बहुत सारे कलर के लिए करा जाता है। और अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 90% से ऊपर आती है, मतलब 10 में से 9 कलर को बहुत अच्छे से पहचान लेता है, तो इसका मतलब आपके जो फोन की डिस्प्ले है वो कलर बहुत ही ज्यादा उसका एक्यूरेट है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करें कि डिस्प्लेस कौन सबसे बढ़िया बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में अभी 2 ही हैं फिलहाल। 2 मतलब हाँ, फोन के लिए तो 2 ही हैं, LG और सैमसंग। अगर हम टीवीज की बात करें तो उसमें सोनी भी आ जाती है, लेकिन फोन के मामले में LG और सैमसंग अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम तीसरे नंबर पर आए तो आप देखते हो फोन के अंदर कैमरास कितने हैं, मतलब कितने मेगापिक्सल के हैं। तो ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो सेंसर लेती है उस सेंसर में ये डिसाइड करती है कि इसमें हम कितने मेगापिक्सल्स डालेंगे, मतलब कितने पिक्सल्स डालेंगे। अगर मैं मोबाइल फोन्स के कैमरास की बात करूं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो आपका सेंसर होता है जो कि लाइट की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, और दूसरा पार्ट है यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर जिसको हम कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी भी कहते हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन को लेकर कैसे उसे मैनिपुलेट करता है। मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल इंजन की मदद से वो लोग ये देखते हैं कि ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा डार्क है, यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस होनी चाहिए तो वो ब्राइट कर देगा वहां पर। ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोज है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, यहाँ पर जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, इसको कम होना चाहिए, तो उसको वहां पर वो कम कर देता है। कुल मिलाकर जो आप खुद से एडिटिंग करते हो वो आप न करके आपका सिस्टम कर देता है। उसमें फोटो में कितनी शार्पनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें वो खुद डिसाइड करता है और खुद करता है। इसको हम कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं। लेकिन इनके बीच में एक आता है ISP, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर। अब इस इमेज सिग्नल प्रोसेसर का काम ये होता है कि जो भी लाइट की इंफॉर्मेशन सेंसर ने ली है और जो भी फोटो आपका कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी आपको निकाल कर देगा, उसके बीच में जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सारी की सारी आपका ISP ही हैंडल करेगा। तो इसी वजह से अब कैमरा जो है वो आपके सेंसर पर डिपेंडेंट नहीं है कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास iPhone 12 Pro है, अगर हम बात करें 12 Pro Max की तो वहां पर इसके फिजिकल सेंसर को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया 12 Pro Max में। अब इससे अगर हम देखें फिजिकली हमें बहुत अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो पार्ट किसका है, सेंसर का केवल। अभी 2 पार्ट क्या है, आपके ISP और आपका सॉफ्टवेयर। तो ISP और सॉफ्टवेयर इस फोन का भी इतना बेहतरीन है कि जो इमेज सेंसर की वजह से जो आपको फायदा मिलना चाहिए था 12 Pro Max में, वो फायदा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा, इतना ज्यादा नहीं मिल रहा जितना कि सेंसर आपका बड़ा बन गया है। तो इसी वजह से सेंसर पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उसका ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ कैसा है, उसमें कैसा इमेज प्रोसेसर लगा हुआ है, ये बात भी आपके फोटोज कैसी निकल कर आती हैं इस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। अगर हम अगले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप फोन के अंदर देखते हो कि उसमें बैटरी कितनी है, और वो हम देखते हैं मिली एम्पियर आवर्स पे। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनीज जैसे आपको बताती हैं कि हमारे इस फोन में आपका 18 घंटे का वीडियो प्लेबैक है, 20 घंटे का ऑडियो प्लेबैक है, इतने घंटे का आपका जो सेलुलर कॉल है वो आप कर सकते हो, तो ये सारी चीजें कैसे देखी जाती है। तो जो भी आपका वीडियो, अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने सुना कि 18 घंटे का वीडियो प्लेबैक है, हमने यूट्यूब पर मूवी देखी और 10-15 घंटे के अंदर हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया, तो हमें क्या लगेगा, भाई जो क्लेम करा गया नया फोन है, पहले दिन ही जो क्लेम करा गया उससे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कम बैकअप मिल रहा है, हमारे बैटरी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपको जो 18 घंटे का वीडियो प्लेबैक बताया गया है वो तब बताया गया है जब इसमें नेटवर्क ऑफ है, मतलब ये फ्लाइट मोड पे है, कोई नेटवर्क रिसीव नहीं कर रहा, आपका जो नेटवर्क का मॉडेम है काम नहीं कर रहा,
वाईफाई का मॉडेम है काम नहीं कर रहा, ब्लूटूथ है काम नहीं कर रहा, कोई भी एक्स्ट्रा सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो जो है वो आपकी डाउनलोडेड रहती है आपके डिवाइस में और उसको लूप में कंटिन्यूअसली चलाया जाता है जब तक आपकी बैटरी डाउन नहीं हो जाती। तो इस वजह से जो आपकी बैटरी बताई जाती है कि इतने घंटे का वीडियो प्लेबैक है, तो वो वीडियो प्लेबैक ऑफलाइन वीडियो का होता है। सिमिलरली जो ऑडियो प्लेबैक है वो ऑडियो ऑफलाइन ऑडियो का होता है। आपका कोई भी दूसरी चीज, आपकी स्क्रीन भी बंद रहती है उस टाइम पे। और यहीं पर आपको मैं एक और चीज बता दूं, जैसे आप सुनते हैं कि आपके जो ईयरबड्स हैं उनमें आपको इतने घंटे की बैटरी बैकअप मिल रही है, 4 घंटे की, जैसे इसका 4 घंटे का है। लेकिन अब जैसे पहले दिन मैं इसे लेकर आया तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई 4 घंटा उसने बोल रखा है, 4.5 घंटा बोल रखा है, तो एटलीस्ट हमें 4 घंटा तो मिलेगा ही। जितना कंपनी बताती है उससे थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जब मैं पहली बार इसे यूज करूंगा और अच्छा खासा फुल वॉल्यूम पे गाने सुनूंगा तो ये 2.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसकी बैटरी खराब है? नहीं, उन्होंने जो आपको 4.5 घंटा बताया है वो 50% वॉल्यूम पर बताया है। तो अगर आप 50% से ऊपर सुनते हो 100%, 75% पे, तो उसी हिसाब से आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी पहले ही। और अगर हम बात करें मिली एम्पियर आर की, कि जैसे 4000, 5000, अब तो 7-7 mAh के जो इन्वर्टर हैं वो आपके फोन में देखने को मिल रहे हैं। तो जो mAh है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन लेते हो। अगर आप नॉर्मल कोई फ़ोन लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल M51 है, तो उसमें हमें 7000 mAh की मॉन्स्ट्रस बैटरी मिलती है, मतलब इन्वर्टर मिलता है, बैटरा है वो, बैटरा। तो अब अगर मैं नॉर्मली देखूं मेरे फ्रेंड के हिसाब से जो वो यूज़ करता है टिपिकली, तो मेरे हिसाब से उसका 2 दिन ईजिली चल जाना चाहिए, ईजिली। लेकिन उसका 1.5 दिन ही चल पाता है, मतलब 1.5 दिन में लगा लो उसका बिल्कुल 0% पे आ जाता है। तो यहाँ पर बैटरीज जो है वो सॉफ्टवेयर से भी अब बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करी जाती हैं, और सॉफ्टवेयर कितनी बैटरी ले रहा है, कितना वो यूसेज को ऑप्टिमाइज कर रहा है, ये चीज भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी होगी। आपको सिर्फ नंबर्स पर नहीं जाना है। इस फोन के अंदर सिर्फ 2815 mAh की बैटरी है और ये पूरा एक दिन हैवी यूसेज पे निकाल देता है। हैवी का मतलब मैं स्पीकर पे वीडियोस भी देख रहा हूँ यूट्यूब की, मैं ट्विटर भी चला रहा हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह भी देख रहा हूँ, मैं जितनी भी बाकी सारी चीज़ें फ़ोन्स कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी पूरा एक दिन मस्त निकालती है। शाम को मुझे 20-15% के आसपास रहता है मेरा सुबह का चार्ज किया हुआ। और अगर हम बात करें आईपी रेटिंग्स की, अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन मतलब मिड रेंज फ़ोन से ऊपर जाते हो जिसमें आईपी रेटिंग मिलती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका भी सेम केस है। जैसे एप्पल की iPhone 12 सीरीज है, तो उसमें 6 मीटर तक 30 मिनट तक ये फ़ोन आप रखोगे तो इसमें डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। अब हालांकि कंपनी कहती है कि वाटर रेजिस्टेंट है, अब रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसमें पानी जा सकता है। और इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा मतलब कागज टाइप का होता है जिसपे पानी लग जाता है तो वो पिंक हो जाता है। तो अगर आप इसको पानी में लेकर जाते हो और वो कागज पिंक हो जाता है अंदर वाला, क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है, तो आपकी वारंटी वहीं पर वॉइड हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो वो जो टेस्टिंग करते हैं वो करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, कि इस टेम्परेचर का पानी है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना है, टेम्परेचर रूम का इतना है, पानी का टेम्परेचर इतना है, उसके अंदर 30 मिनट तक इसको रख के देखा जाता है। तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि एप्पल के ऊपर एक केस भी करा गया है कि उन्होंने जो वाटर रेजिस्टेंट जो आईपी रेटिंग बताई है वो गुमराह करने के लिए बताई है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में बताई गई है। अगर आपका वो चीजें हैं सारी चीजें, तो आप 6 मीटर डीप 30 मिनट तक फोन को रख सकते हो, लेकिन वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में। तो मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन जो आपको बताई जाती हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर बनाई जाती हैं, और यूजर्स को ऐसा लगता है कि ये जनरल जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, उसमें कुछ भी नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।